चलिए, पहला न्यूज जो है अगर इसमें देखें ओवरऑल में, तो ये बात किसी की है जो अभी हाल में आपका एनसीआर और दिल्ली में जो आपका फ्लड हुआ उसके रीजंस को लेकर इस आर्टिकल में जो है वो राइटर ने बात बोली। तो ये जो क्वेश्चन है इट इज रिलेटेड टू, मतलब ये जो आर्टिकल है इट इज रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम सबको पता है कि रिवर के जो बेड साइड होती है, यानी कि जो उसका कैचमेंट एरिया होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपके 3 महीने छोड़ के या 2 से 3 महीने छोड़ के बाकी टाइम पानी नहीं होता है, ठीक है। वहां पर आपका पानी जो है वो कब आता है? जब आपका मानसून, हमारे यहाँ जो साउथ वेस्ट मानसून है, जब वो एंटर करता है इन द मंथ ऑफ द जून, और 4 महीने जब बरसात होती है तो रिवर का जो स्ट्रेचिंग है वो पूरा खादर एरिया में होती है। अब हुआ ये है कि इस लेक्चर के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो आपका एनसीआर का एरिया बना हुआ है और दिल्ली का एरिया बना हुआ है, इन सब ने बहुत ब्रूटल तरीके से इंक्रोचमेंट किया है। जो वो खादर का एरिया, मैं बार बार वर्ड खादर बोल रहा हूँ, खादर जो होती है वो हमेशा रिवर के दोनों साइड पे वो लैंड होती है, जो कि लगभग 8 महीने सूखी रहेगी या 9 महीने सूखी रहेगी, पानी नहीं होगा। लेकिन 3 महीने जैसे आपकी बरसात होगी वो अपना स्ट्रेच करके उसको अपनी ऑक्यूपेशन में ले लेगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी रही इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कि जो एनसीआर और इसका जो एरिया है वो सीमेंटेड हो गया बहुत ज्यादा, मतलब वहां पे आपने जो सॉइल लैंड है वो छोड़ी नहीं है। जो आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता था वो आपका हो नहीं रहा है। उसकी वजह से वहाँ का ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो भी डाउन जा रहा है, और साथ में जब आप सारा एरिया सीमेंटेड कर देंगे तो पानी आपका लैंड में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो ऐसे आपका भरा मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज ये रही। और उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है? उसके कॉन्सिक्वेंस ये है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ जो है इकोनॉमिक लॉस हुआ है, जो कि हो ही रहा है। और अभी इसके कॉन्सिक्वेंस देखने को मिल रहे हैं दिल्ली और एनसीआर में, ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइफ लॉस। लाइफ लॉस कैसे? क्योंकि इसकी वजह से, पानी भरने की वजह से ढेर सारी आपकी क्या होती है, एनिमल्स की डेथ होती है, जो कि हमको दिखते भी नहीं है, बहुत छोटे छोटे मैमल्स होते हैं। या जो एग्जाम्पल के लिए स्ट्रीट डॉग्स हो गए या काउज हो गए, बफेलो हो गए, वो सब आपके मरते हैं, तो उनसे क्या बनता है, पेंडेमिक जो है उस टाइप की सिचुएशन क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल आपका, इससे जो 3 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं प्रीलिम्स के लिए वो ये मिल रहे हैं कि जो खादर होती है, जो भांगर होती है, ये वर्ड लिख लो, उसको वैसे इंडियन ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक वर्ड लिख लो, खादर सॉइल, भांगर सॉइल, और रिवर कैचमेंट एरिया। एक और तीसरा वर्ड भी लिख लीजिए, रिवर कैचमेंट एरिया, है ना। ये सब वर्ड लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई रिवर कैचमेंट एरिया की डेफिनेशन क्या होती है, भांगर क्या होते हैं, खादर क्या होते हैं। ये चीज है। दूसरा, अगर जिस चीज को मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ पर, अगर आपको लोगों को दोनों को पढ़ने को आ रहा होगा, कि सेवरल स्टेट इन नॉर्थ इंडिया रिसीव्ड रिकॉर्ड रेनफॉल इन जुलाई अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट का मतलब दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इंडिया experienced 59% excessive rainfall than what is normal in the first fortnight of July। और ये भी एक वजह मानी गई है कि इस बार इतना ज्यादा फ्लड जो है वो आपके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और एनसीआर में आ रहा है, ठीक है। और दूसरा कॉज माना जा रहा है कि ये जो साउथ वेस्ट की मानसून है, जो बारिश है, ये तो बारिश कर ही रही है, साथ साथ में आपकी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या हुआ, कि जो आपका यूरोपियन का पार्ट है, यूरोप है, वहां से जब क्लाउड्स हमारे इधर की तरफ आते हैं ड्यू टू दी लो प्रेशर, हमारे यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है, उनके यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होता है, तो उस रीजन से क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या होती है, आपकी रेनफॉल होती है। तो एक्सेसिव रेनफॉल होने से भी क्या है, यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से भी एक्सेसिव रेनफॉल हो रही है, वो भी एक कारण बन रहा है कि हिमाचल में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, खासतौर पे हिमाचल ने इस बार 2 जगहों से रेनफॉल रिसीव की। एक तो साउथ वेस्ट से मानसून से रेनफॉल उसको रिसीव हुई, दूसरा इसी टाइम पे, जबकि इस टाइम पे होता नहीं है, हमेशा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की रेनफॉल जो होती है वो ध्यान रखना किस टाइम पे होती है, आपके विंटर्स के टाइम पे होती है। इसीलिए जो भी आपकी स्नोफॉल होती है, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, या पूरा नेपाल की बेल्ट हो गई, यहाँ पर जो भी रेनफॉल आपकी होती है वो किसकी वजह से आपकी होती है? वो आपकी जो रेनफॉल होती है वो आपके वेस्ट, सॉरी, स्नोफॉल जो होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। बट जैसे मैंने बोला, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो जिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को इन द मंथ ऑफ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी स्नोफॉल करनी थी, वो आज भी क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। तीसरा रीजन बता रहे हैं इस एक्सेसिव रेनफॉल का, वो है आपका क्या, इसी समय पे 2 से 3 आपके जो साइक्लोन्स थे वो कहां पर एक्टिवेट हुए, इंडियन ओशन के अंदर, यानी कि बे ऑफ बंगाल में,
आपके एक्टिवेट हुए, अरेबियन सी में आपके एक्टिवेट हुए, तो उन्होंने भी क्या की, आपकी ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या की यहाँ पर रेनफॉल। ठीक है सोनाली, अरुण, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो ये एक रीजन है। तो इससे आपके जो मेंस के क्वेश्चन हैं वो बन सकते हैं कि 2020 में ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल हुई और नॉर्थ इंडिया में ज्यादा, उसके क्या रीजंस रहे और उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सोनाली, अरुण? ठीक है, यस सर। ठीक, तो ये एक चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये चीज आप लोगों से पूछ सकते हैं वो लोग। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम लोग, एक मिनट, हाँ, उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें, नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट आपका ये आर्टिकल था, डायलेमा ऑफ इंडियाज ग्रेट पावर एम्बिशियस। तो ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल खास तौर पे जो कंपैरिजन है इंडिया का किससे, अपने ही आप से, यानी कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस, और जो आज हमारा ये जो 21st सेंचुरी चल रहा है उसमें क्या कंपैरिजन हुआ है, मतलब कितना हम लोग जो है वो ग्रो कर पाए हैं, और क्या एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी में कहते हैं ना कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इंडिया एंड भारत। ठीक है, अभी मैं वो कांग्रेस की इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बट इंडिया और भारत की बात कर रहा हूँ। तो जब भी हम लोग इंडिया वर्ड बोलते हैं तो हम लोग कहाँ की बात कर रहे होते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेट्रो सिटीज, अर्बन एरिया। और जब भी हम लोग भारत की बात कर रहे होते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, द विलेजेस। और आप लोग को दोनों को पता होगा कि आज भी हमारे यहाँ मोर देन 70% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर रहती है, आपकी विलेजेस में रहती है। ठीक है, तो जो जो चीजें यहाँ पे अंडरलाइन है, अगर उसको हम लोग एक बार देख लें तो थोड़ा सा आपको अंदाजा मिल जाएगा कि यहाँ पर जो राइटर हैं, एडिटर जो इसके राइटर हैं इस आर्टिकल के, उन्होंने कहा है कि इंडिया ऑफ 1991 अ वीक, पुअर एंड डीपली कंट्री थी। ठीक है, और वो आज सच भी है। 1991 में आपको पता होगा कि हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार थी और पीवी नरसिम्हा राव जो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो उस समय के क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। और रियलिटी में 1991 में हमारी बहुत जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा क्या हो चुकी थी, वीक हो चुकी थी। नौबत यहाँ तक अलग अलग आर्टिकल्स में बताते हैं कि जो आरबीआई के पास सोना था और जो मतलब कि गोल्ड और जो फॉरेन करेंसी थी वो बिल्कुल नील पे पहुंच गई। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी क्या, कि करंटली विद अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खाली कितना रह गया था, 5.8 बिलियन डॉलर। ये बहुत कम होता है। ठीक है, कहते हैं कुछ हफ्तों के लिए था, 2-3 हफ्तों के लिए था। एंड अ नॉमिनल जीडीपी कितनी, सिर्फ 270.11 बिलियन डॉलर। ठीक है, और उस समय की जो पॉपुलेशन थी वो अलग बात है, 846 मिलियन थी। अराउंड 50% ऑफ whom वर पुअर। ये भी बहुत बड़ी बात है कि 846 मिलियन की पॉपुलेशन में आधे तो गरीब माने जाते थे उस समय। ठीक है, अब देखो जो ये डेटास हैं, ये सारे डेटास प्रीलियम्स में चांसेस है खाली 10 से 20% आपके एग्जाम में है, लेकिन ये सारे डेटास जो है वो आपके मेंस के एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं आप इसका यूज कर सकते हैं। इसको मैं इसको मुझे याद दिला देना, ये पीडीएफ साइट में आपको सेंड कर दूंगा, और इसको प्लीज अपने जहां भी आप कर रहे हैं, लैपटॉप में या कहीं भी सेव कर रहे हैं, इस ढंग से करना कि मेंस के 2-3 महीने पहले, एग्जाम के पहले ये सब डेटा आप लिख सकते या देख सकते। ठीक है, तो ये डेटा आप ऐसे में यूज कर सकते हैं, ये डेटा आप किसी, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी का जो पेपर है उसमें कहीं आ जाए लिखने को, कंपेयर द इंडिया बिटवीन द इंडिया एंड भारत, और कंपेयर इंडिया ऑफ 1947 एंड कंपेयर इंडिया ऑफ 2023। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि भाई आधे लोग वहां पे क्या थे, आपके पुअर थे। ठीक है, और जो जो मेन चीज है मैं उसी को डिस्कस करूंगा, सारा आर्टिकल डिस्कस नहीं करना। फास्ट फॉरवर्ड 3 डिकेज की जो है कंपैरिजन शुरू किया राइटर ने, कि अगर हम 2023 की बात करें और यहाँ पर 1991 की बात हो रही, तो लगभग लगभग 30 साल के बाद अगर हम देखें तो इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैज ग्रोन टू अराउंड 600 बिलियन डॉलर। कहाँ आपका 91 में खाली 5.8 बिलियन डॉलर था, अब कितना पहुंच गया, 600 बिलियन डॉलर। ठीक है, और दूसरी तरफ यहाँ पे कहा गया कि अब पाकिस्तान जो हमारा कॉम्पिटिटर नहीं रहा, आज के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, और ना हम उसके साथ किसी तरीके के इस तरीके के रिलेशनशिप में फंसना चाहते हैं कोई लड़ाई चले, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लड़ाई हार जाएंगे, हम विद इन कह सकते हो फ्यू आवर्स या विद इन फ्यू डेज में पाकिस्तान को बहुत आराम से हरा सकते हैं, बट उसमें हमारा बहुत बड़ा लॉस है। पाकिस्तान तो वैसे ही बर्बाद है। हमारा जो नया कंपटीटर तैयार हुआ है वो पाकिस्तान को रिप्लेस करके अब कौन हो गया है, चाइना हो गया, और वो बहुत अच्छी चीज है। चाइना, अगर मैं बोलूं, ये थोड़ा सा वर्ड सुनने में अजीब लगे कि चाइना कई फील्ड्स में हमसे आगे है, और हमें हमेशा अपने जो आगे कंपटीटर्स हैं उन्हीं से कम्पिटिट करके चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें, रैंक्ड एज वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इंडिया नॉमिनल जीडीपी कम सून टच 4 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, तो
तो अगर आप लोग को याद हो तो मोदी साहब ने भी कहा था कि भाई हम जो इंडिया है 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से आपको मुझे बताएगा कि अ, अमेरिका की कितनी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, थोड़ा कंपेयर करने में आसानी होगी। हम $4 ट्रिलियन के पास पहुंच चुके हैं। आपने से कोई सर बताया आपने कि बताया था हाँ कितना है? 20 ट्रिलियन से करीब। सॉरी अरुण, कितना बोल रहे हो आप? हाँ, आप 20 20 ट्रिलियन। हाँ, 20 20 ठीक है सोनाली, ठीक है छिरवी। लगभग लगभग 18 और 20 यानी कि 18 to 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी अमेरिका की, और हम कहाँ 4 पे अटके हुए हैं। यानी कि आप मोटा मोटा 5 टाइम्स ज्यादा अमेरिका की इकोनॉमी। वहीं पे अगर हम चाइना की बात करें तो लगभग कहते हैं कि उनकी 10 और 12 ट्रिलियन डॉलर के करीब उनकी इकोनॉमी है। तो देखा जाए तो चाइना भी हमसे 3 टाइम्स ज्यादा जो है इकोनॉमी के मामले में स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ठीक है, स्लोली स्टडी हम बढ़ रहे हैं। और अब मुसीबत हमारे लिए नहीं आ गई, आप लोग को पता ही होगा कि भाई हम लोग जो है वो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुके हैं। अब $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को चाइना तक पहुंचाना 12-13 में, और चाइना वहां कोशिश कर रहा है कि वो अमेरिका तक ही पहुंच सके। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरी तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि लार्जेस्ट मिलिट्रीज इन दी वर्ल्ड हमारे पास है, ये बात सच है। 100 ऑफ न्यूक्लियर वेपन है, खैर एग्जैक्ट फिगर तो आपको कभी नहीं मिलेगी, बट कहते हैं कि हमारे पास जो है वो हंड्रेड्स ऑफ क्या है आपके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर जो है रखे हुए हैं, हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। और मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान के पास हमसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। और दूसरी मजेदार बात यह है कि आप लोगों ने कई बार डिस्कशन में सुना होगा कि सिर्फ 2 या 3 न्यूक्लियर वेपन काफी है इंडिया को तबाह करने के लिए, और पाकिस्तान को तबाह करने के लिए 1 न्यूक्लियर वेपन काफी है। तो पता नहीं क्यों हम लगातार न्यूक्लियर वेपन जो है वो बनाते जा रहे हैं। अच्छा, वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। फिर द यूएस इज नाउ वन ऑफ द इंडिया क्लोजेस्ट फ्रेंड। कहाँ 91 में और कहाँ पे जब हमने 1998 में अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, आपको याद हो कि भारत ने 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया है। एक बार 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया और एक बार आपका 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो ढेर सारे हमारे ऊपर क्या लगाए गए थे, आपके रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, और अमेरिका हमसे रियलिटी में बहुत ज्यादा दूर हो गया था। हमारे पास हमेशा साथ जो हमारा रहा है, खासम खास फ्रेंड रहा है, वो यूएसएसआर जो आज का रशिया रहा है। लेकिन आज के 2023 में लगातार जो है अमेरिका हमसे क्लोजेस्ट फ्रेंडशिप करता जा रहा है। यूरोप की कई कंट्रीज हमारे साथ क्या कर रही हैं, फ्रेंडशिप कर रही हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि एंड नाउ न्यू दिल्ली एंजॉय स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद सेवरल पावरफुल स्टेट्स, जैसे कि मोदी हर जगह यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में आपके विजिट करके आए। उसके बाद अगर आप देखो, जो चीज और इम्पोर्टेंट है कि यूक्रेन वॉर ब्रॉट रिन्यूड फोकस ऑन इंडिया रोल इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये भी बात सच है कि यूक्रेन और रशिया की वॉर में इंडिया का भी एक स्टैंड। अब मैं यहाँ पे मणिपुर से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि जैसे वो बोलते हैं कि भाई मणिपुर की वॉर तो समझ नहीं रही है, या जो अनस्टेबिलिटी वो तो समझ नहीं रही है, उसके बारे में हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें ये जो लाइन कर रखी है मैंने, बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट इनडायरेक्टली इंडिकेटिंग दैट इट इज अ मेजर पोल इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब इंडिया कहीं ना कहीं एक सेंट्रल पोल बनता जा रहा है, चाहे आप यूरोपियन पॉलिटिक्स की बात करें, अमेरिकन पॉलिटिक्स की बात करें, या साउथ एशिया पॉलिटिक्स की बात करें। ठीक है, ये बहुत एक अच्छी चीज हुई है। ऑल्दो टेंस ऑफ मिलियन ऑफ पीपल इन इंडिया स्टिल लिव इन पॉवर्टी, ये बात भी सच है। राइटर कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ आज भी जो है वो पॉवर्टी जो है अच्छे खासे हमारे यहाँ है। अब देखो यहाँ से आप लोग एक असाइनमेंट, आपको मुझे ये बताना है कि अकॉर्डिंग टू दी तेंदुलकर कमेटी, इसको लिख लो, अकॉर्डिंग टू दी तेंदुलकर कमेटी हमारे यहाँ कितना परसेंट जो है वो बीपीएल फैमिलीज, बिलो पॉवर्टी लाइन या पुअरनेस, पुअर पीपल कितने हैं अकॉर्डिंग टू दी तेंदुलकर कमेटी। ठीक है, इसको सर्च करना नेट पर, और साथ में ये सर्च करना कि तेंदुलकर कमेटी ने क्या पैरामीटर्स लिए हैं जिसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन पुअर है कि रिच है। मैं एक बार बता चुका हूं, लेकिन एक बार आप लोग इसको अपने नोट्स में लिखेंगे। ठीक है, जो भी आपने असाइनमेंट की कॉपी बनाई है उसमें आप लिखेंगे कि तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज हमारे यहाँ पुअरनेस है और क्या पैरामीटर्स है। दूसरा, ये केस सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। मैं पहले ही बता चुका था कि फ्री में फूड ग्रेन बांटने की बात आई थी, क्योंकि बहुत सारा हमारा जो फूड ग्रेन जो अनाज होता है, गेहूं और चावल, जो एफसीआई के, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोदाम है वहां पर सड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो किसी ने पीआईएल दायर कर दी, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि भाई जो इतना अनाज एफसीआई में सड़ जाता है वो फ्री में बांट दो पुअर पीपल में। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर सरकार से पूछा है कि तेंदुलकर कमेटी को छोड़ के आपके पास कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि आप पुअर पीपल किसको मानते हैं, क्योंकि जिनको आप पुअर पीपल कहेंगे, पैरामीटर्स मुझे बता दो क्या क्या है। तो जो ये अनाज सड़ जाता है, क्योंकि एफसीआई के हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था ना, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार क्या खरीदती है, आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, बहुत सारी चीजें खरीदती है।
खरीदते क्यों है? क्योंकि हमको बैकअप बना के रखना पड़ता है कि इन केस अगर हमारे यहाँ क्या आ जाए, कोई ड्रॉट आ जाए, कोई फ्लड आ जाए और सारी खेती तबाह हो जाए अगले साल, एक साल के लिए, तो हम लोगों को खाना तो खिला सकें। ये हमारा बैकअप प्लान है, ठीक है। तो हमारे यहाँ मानसून इतनी बुरी तरीके से आता है सभी स्टेटों में कि कितना भी हम इसको गोदामों के अंदर रखें, काफी अनाज हमारा बारिश से खराब हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी सरकार से पूछ रखा है कि आप हमको एक जो कह सकते हो कि एक जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है बीपीएल की, वो क्या होती है, ये हमें बताओ। तो ये आपके असाइनमेंट है कि आपको सर्च करना है कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन विच इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन दी आफ्टर द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो क्या एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन। तो आपको जो तेंदुलकर कमेटी है उसकी डेफिनेशन आपको अलग मिलेगी, जो अभी नई डेफिनेशन बनाई जा रही है उसकी आपको जो पैरामीटर्स हैं वो अलग मिलेंगे। ठीक है अरुण, शिल्वी, सोनाली, समझ में आ रहा है? ये चीजें एक आपको जो है असाइनमेंट के तौर पे करनी है, और प्लीज इसको असाइनमेंट की कॉपी Yes. में लिख लेना, ठीक है, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, और यहीं पे थर्ड हम ले लेते हैं। तो तीन तीन को आपको पढ़ना है, एक तेंदुलकर कमेटी, एक जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला है, और तीसरा आपको करना है नीति आयोग। क्या नीति आयोग ने भी कोई अपनी पैरामीटर्स या कोई डेफिनेशन बनाई है बीपीएल फैमिलीज के लिए कि भाई ये बीपीएल फैमिली होगी, और अगर ये पैरामीटर्स फॉलो नहीं होते हैं तो ये आपकी क्या होगी, एपीएल फैमिली होगी, यानी कि अबव पॉवर्टी लाइन। तो ये तीन को आपको सर्च करना है, यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी बनाएगी, और मैं भी जो हूँ आपके क्वेश्चन पेपर में इससे जब दूंगा करंट अफेयर्स को, तो यहीं से आपको पैरामीटर दूंगा, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम लोग बात करें आगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्पाइट बीइंग द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड, ठीक है, तो यहाँ से देखो एक डाटा मिल गया हमको। अगर एमसीक्यू में आता है कि इंडिया जो है किस उसके पे है पोजीशन पे, तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। its GDP per capita was 1.947 in 2021, ठीक है, 1900 यानी कि 1947 आपकी थी पर कैपिटा जीडीपी। वहीं बांग्लादेश की अगर आप देखो, जो कंपेयर कराने के लिए बता रहे हैं राइटर कि उनकी हमसे भी ज्यादा है, बांग्लादेश की $2227 है, ठीक है। लेकिन ये भी आपको बात समझनी पड़ेगी कि बांग्लादेश टॉप 5 में कहीं भी स्टैंड बाय नहीं करता ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। हम तो नंबर 1 पे करते हैं, तो एज यूजुअल है कि हमको बहुत सारा पैसा, जैसे कि आप देखो ना अभी भी सरकार वो चला रही है ना प्लान, जो कोविड में चलाया था, क्या फ्री फूड दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, कि बंद कर दिया गया? जो वर्कर्स हैं जिनके पास बीपीएल कार्ड है, क्या उनको अभी भी मुफ्त का अनाज मिल रहा है, कि वो बंद हो चुका है जो कोविड में चलाया गया था सरकार ने? किसी को पता है इस बारे में कि वो स्कीम अभी भी चल रही है कि बंद हो गई? हाँ, किसी को अंदाजा? अरुण? सर शायद से चल रहा है सर, पर अदर स्कीम। हाँ, नहीं चल रहा है अभी भी। जो हमारे यहाँ जो फ्री फूड की स्कीम है वो अभी भी चल रही है, ठीक है शिल्वी, सोनाली, अभी भी चल रही है। तो सरकार के ऊपर अच्छा खासा, अगर मैं डेटा उसमें बोलूँ ना परसेंटेज में, तो अभी लगभग 60 to 70% पॉपुलेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है विद दी व्हाट हेल्प ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फ्री का फूड प्रोवाइड करा रही है। तो एज यूजुअल है कि हमारी जीडीपी जो है पर कैपिटा वो कम होगी क्योंकि वेलफेयर के काम में पैसा लग ही नहीं पाता है फिर आपका। अच्छा, फिर अगर आप देखो इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या लिखा हुआ है कि इंडिया जो है मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नमेंट इशू इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में हैव इम्प्रूव, यदि हमारा इम्प्रूव हुआ है अच्छी बात है, बट स्टार्टिंग अ बिजनेस विदाउट अ ब्राइब इज स्टिल नॉट इजी। तो ये सच्चाई है कि आज भी हमारे यहाँ इतना डिजिटलाइजेशन होने के बाद भी कहीं ना कहीं ब्राइब जो है, जो रिश्वत है, वो आपकी हमारे यहाँ क्या हो रही है, आपकी चल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे ये जो रीजनलिज्म है, कास्ट है, एथनिक है, रिलीजियस डिवीजन है, वो आज भी हमारे बहुत रूट में है। आप मानो ना मानो, आज भी बहुत, मतलब अर्बन एरिया में तो अब इतना दिखता नहीं है, लेकिन गांव में और सेमी अर्बन एरियाज में बहुत दिखता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी गई, ठीक है, बाकी सब चीजें वो राइटर ने वही समझाया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद एक और आर्टिकल ले लेते हैं, आर्टिकल तो नहीं है लेकिन न्यूज में है ये आपका। यहाँ से देखो न्यूज बन सकती है क्या, कि आपके गवर्नमेंट अप्रूव 8.15% इंटरेस्ट रेट फॉर पीएफ डिपॉजिट इन 22-23, ठीक है। अब देखो यहां से आप लोगों को क्या करना है, असाइनमेंट, दो कीवर्ड लिख लो यहाँ पर जो लिखे हुए हैं। एक है आपका सीबीटी, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। ये क्या चीज होती है, इसको लिख लीजिए असाइनमेंट में, शॉर्ट नोट्स बनाना 3-4 लाइन के, क्या है इसका फंक्शन, क्या है इसके अंडर में कौन कौन लोग आते हैं। और ये आपका दूसरा जो लिखा है ईपीएफओ, यानी कि आपका एम्प्लॉयज प्रोविडेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ। क्लियर है? ठीक है, बाकी 8.5% ये सब अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग। ये दो चीजों के बारे में देख लेना, अगर ये न्यूज में रहे हैं तो आपके
एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद अगला अगर हम लोग न्यूज देखें तो ये मैंने तैयार वैसे कर रखा है, इसको पढ़ लेना आप लोग बाद में। ये जो आपका लिखा हुआ है कि ईपीएफओ जो होता है वो क्या होता है, एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, प्रोवाइड्स सोशल सिक्योरिटी टू वर्कर्स वर्किंग इन इंडिया, इट केम टू फोर्स बाय एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविडेंट एक्ट 1952। ठीक है, तो ईपीएफ के अंदर ये सारी आपकी स्कीम चलती हैं, ये सब चीजें देख लेना एक बार। अच्छा, दूसरा आपका रहा जो भी फिर से वही आ गया रिलीजियस मैटर पे, क्या कि सुप्रीम कोर्ट व्हाट स्टे एएसआई साइंटिफिक सर्वे एट ज्ञानवापी मॉस्क टिल टुमारो। ठीक है, तो फिर से वो ज्ञानवापी मॉस्क वाला आपका आ गया। तो एक बार आप असाइनमेंट लिख लीजिए, ज्ञान हिस्ट्री ऑफ ज्ञानव्यापी मॉस्क, इसके बारे में कुछ ना कुछ आ सकता है एग्जाम में कि मिडिल इंडिया में किस किंगडम के टाइम पर, यानी कि क्या गुलाम के टाइम पे, खिलजी, तुगलक, लोधी, सैयद, या मुगल्स के टाइम पे बनी थी, किसने बनवाई थी, थोड़ा सा एक बार सर्च कर लेना, पहली चीज। दूसरा, यहां से थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा अबाउट दी एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके बारे में थोड़ा सा नोट्स प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थोड़ा सा मैंने तैयार कर रखा आप लोग के लिए, इसको एक बार पढ़ लेना, बाकी एक्स्ट्रा लगे तो आप देख सकते हैं नेट पे जाके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ू मैं, लिख दिया असाइनमेंट? यस सर। ठीक, साथ में लिखते रहो असाइनमेंट प्लीज। हाँ, अच्छा, उसके बाद अगला आपका है इसरो। अभी मैं वो चंद्रयान 3 की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले पूरा मिशन हमारा हो जाने दो। अभी तो हमारा वो क्या कर रहा है, अपनी ऑर्बिट को चेंज कर रहा है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जब तक हम वहां लैंड नहीं करते तब तक भाई अभी रिस्क बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, खैर अगला है आपका, जैसे आपको दिख रहा है, इसरो व्हाट टू लॉन्च PSLV C56 कैरिंग सिंगापुर न्यू इमेजिंग सैटेलाइट। तो ये वन लाइन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ये आपके आते रहेंगे, इसको मैं आपको अलग से PDF फाइल में दे दूंगा। बट एक न्यूज में मिला मुझे कि भाई इसरो लगातार जो है वो अपनी जो PSLV C56 है वो लॉन्च करता जा रहा है, सीरीज मतलब C54, 55 ऐसे करके। अब यहां से देखो क्या क्वेश्चन बन सकता है आपके मेंस के लिए या प्रीलिम्स के लिए बन सकता है। एक तरफ आपको दे देंगे PSLV C की सीरीज, बहुत पुरानी नहीं देंगे, हो सकता है आपको 50 से दे दें, C50, 51, 52 ऐसे करके, या 52, 53, 54, 55, 56, 50 से नीचे मत जाना। और राइट हैंड साइड पे दे देंगे कौन सा पेलोड लेके गया। पेलोड पता है ना, कि जो ये सैटेलाइट्स लेके जाता है वहां पे स्पेस में लॉन्च करने के लिए, उसको हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ड पेलोड यूज करते हैं। तो एक तरफ आपको PSLV दे देंगे उनकी सीरीज, और राइट हैंड साइड पे आपको क्या दे देंगे, पेलोड दे देंगे। तो ठीक है, तो आपका असाइनमेंट ये है कि PSLV C50 से लेकर जो ये C55 है, 56 को तो अभी हमने दिख ही रहा है आपको, तो C50 से लेकर C55 तक कौन सा पेलोड लेके गया, एक वो आपको असाइनमेंट तैयार करना है। समझ में आ गया अरुण, शिल्वी? ये हो जाएगा, ठीक है। यस सर। और दूसरा जो असाइनमेंट है वो ये है, ये आपके मेंस के एग्जाम में आ सकता है कि डिस्कस दी व्हाट अचीवमेंट्स ऑफ PSLV इन स्पेस इंडस्ट्री। तो उसमें जो मेजर मेजर आपके PSLV लॉन्च किए, जो हैवी से हैवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च किया या कोई फॉरेन सैटेलाइट लॉन्च किया, वो डेटा एक आपसे मेंस के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका ये आपका वो है क्या कहते हैं, सर्वे को लेकर, शायद मैं डिस्कस कर चुका था आप लोगों के साथ। ये डिस्कस किया था क्या मैंने? नहीं, ये नहीं किया था। देखो ये जो हमारे यहाँ सर्वे होते हैं ना, उनको लेके, अब देखो यहाँ से क्या चीज मिल रहा है। यहाँ से आपको सर्वे दिख रहे हैं, 3 सर्वे दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से हैं? 3 सर्वे दिख रहे हैं, तो उसको लिख लो और मुझे बताओ कौन कौन से दिख रहे हैं 3 सर्वे। थोड़ा सा स्क्रीन पे आ रहा है आप लोग के? ये सर, नेशनल सैंपल सर्वे, हाँ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, बढ़िया, लेबर फोर्स सर्वे। सर्वे, ये तीनों सर्वे 100% ध्यान रखना, आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में आएंगे अगले साल। कोई ना कोई क्वेश्चन इससे 100% आएगा कि नेशनल सैंपल सर्वे जो है कौन लेता है, उसके क्या डेटाज होते हैं, उसमें क्या इस बार पब्लिश किया गया, या NF जो हेल्थ सर्वे है उसमें क्या पब्लिश किया गया, इसको लिख लो आप लोग पहले। स्लाइड आपको मिल जाएगी, वो बात अलग है, बट इसको लिख लो एक बार एक जगह। अच्छा, अब इस आर्टिकल में क्या एडिकेशन या जो आपके राइटर हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो तीनों सर्वे किए गए हैं उसमें जो सर्वे करने वाले लोग हैं, जो, क्योंकि देखो आपको पता ही है
कि सर्वे जब भी होता है किसी चीज का तो पूरे भारत में का इम्पॉसिबल है कि हम 146 या 145+ करोड़ पॉपुलेशन से जाके पूछें। हम लोग क्या लेते हैं, एक सैंपल लेते हैं कि मान लीजिए एक कॉलोनी है, कॉलोनी में 100 लोग रहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि कहीं से पैचेस से इन 100 में से 20 लोगों से बात कर लेंगे, फिर थोड़ा सा जगह छोड़ के 20 लोगों से बात कर लेंगे, फिर जगह छोड़ के 10 लोगों से बात कर लेंगे, यानी कि 100 में से 50 लोगों से बात कर ली, या 100 में से सिर्फ 20 लोगों से बात की। तो उस 20 लोग के बेसिस पे हम लोग उन 100 लोगों की जो क्या होती है, जो टेंडेंसी होती है, जो आउटपुट होता है वो निकालते हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला आज का नहीं है, बहुत पुराना फॉर्मूला चलते आ रहा है। सर्वे में हमेशा ऐसे ही किया जाता है। इम्पॉसिबल होता है कि आप सारे के सारे जो लोग हैं उनसे बात करके उनके क्या ले रहे हैं, आप सर्वे ले रहे हैं। तो ये जो आर्टिकल है उसमें ये कहा गया है कि ये जो सर्वे करने का तरीका है, अभी इसमें हम लोग जाएंगे नहीं डिटेल में इतना, वो बहुत ही मैनिपुलेटेड है। और कई बार जो सर्वे करने वाले लोग होते हैं, जहां कहा जाता है कि वो 100 में से एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम 20 लोगों से बात कर रहे हैं, कई बार होता है कि वो सिर्फ 5-6 लोगों से बात करते हैं और उसी के बेसिस पे अपनी रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर देते हैं। अब होता ये है कि जब आप कम लोगों से बात करके अपनी रिपोर्ट को सबमिट करते हैं और उस बेसिस पे आपकी गवर्नमेंट क्या बनाती है, स्कीम्स बनाती है। तो जब आपको गलत डेटा आपको मिलेगा, जब गलत डेटा आपको मिलेगा तो आप गलत डेटा को रीड आउट करके एनालिसिस करके उसकी जो स्कीम्स होंगी वो भी क्या बनेंगी, आपकी गलत स्कीम्स बनेंगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ आप लोगों ने देहरादून जो है, हमारे यहाँ न्यू मेट्रो शुरू होने वाला था। आज अखबार में आया है कि हमारे यहाँ न्यू मेट्रो के शुरू होने के चांसेस बहुत कम है। कम क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ देहरादून में इतनी पॉपुलेशन ही नहीं है कि न्यू मेट्रो शुरू की जाए, क्योंकि उतना लोग जो मूवमेंट है वो करते ही नहीं है, अपने व्हीकल से ज्यादा पसंद करते हैं, और इतना बड़ा हमारा शहर भी नहीं है। अब आप यू स्पेंड करोड़ रुपीस ऑफ, या करोड़ से भी ज्यादा रुपए लगा के आप न्यू मेट्रो यहाँ बनाए, और देखिए वहां पे लोग सवारी मतलब ट्रैवल ही नहीं कर रहे हैं, तो वो तो लॉस में जाएगी। गवर्नमेंट कब तक आपको वो फ्री के टिकट या बहुत कम रेट पे टिकट आपको उठाएगी? समझ रहे हो मेरी बात को? ये सर्वे का समझ में आ रहा है कि जो कंट्रोवर्सी है सर्वे को लेकर वो क्यों चल रही है? ठीक है, इसके बारे में डिटेल में इतना नहीं जा रहा है, लेकिन ये Yes. 3 सर्वे के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए। और सर्वे होता भी ऐसे ही है, क्या क्या कर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट आपका है ये, चाइना ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि जो पिछले साल बाली में मोदी साहब और जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं आपके जिनपिंग, उनके बीच में जो भी मीटिंग हुई थी और जो भी MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या आने वाले टाइम पे जो एग्रीमेंट होने थे, वो अब दोनों जो है इस लाइन पे आगे बढ़े। अचानक से चाइना का ये कहना क्यों हो रहा है, ये भी एक कंट्रोवर्सी, मतलब एक डिप्लोमेटिक चाल भी हो सकती है कि अचानक से चाइना जो है, क्योंकि हमको लगा था कि जो पिछले साल बाली में मीटिंग हुई थी वो चाइना जो भी उसके रूल्स एंड मतलब जो शर्तें थी वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन चाइना अचानक से दिखा रहा है, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री दिखा रही है कि नहीं हम लोग राजी हैं उसको आगे फॉरवर्ड करने के लिए। अब क्या इसके रीजन है पता नहीं, क्या है इसमें इतना हम लोग डिटेल जाएंगे नहीं। अच्छा, अब ये लास्ट आपका है, इसमें देखो क्या है, ये बड़ा अच्छा आर्टिकल आ रखा है इस बार का, मूविंग अवे फ्रॉम दी टेक मेक डिस्पोज मॉडल। अब देखो ये जो आर्टिकल है टोटली डेडिकेटेड टू दी इन्वायरमेंट, ये सारा का सारा आर्टिकल इन्वायरमेंट को लेकर बनाया गया है। इससे प्रीलिम्स में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं और मेंस में भी बन सकते हैं। अगर हम देखें तो इसमें क्या बात बोली गई, कीवर्ड्स क्या बोले गए इसमें, कि जहां अंडरलाइन कर रखा अगर आप उसको पढ़ो, efficiency and circular economy are powerful strategy that can minimize dependency on natural resources, curtail waste and encourage sustainable design practice। ठीक है, ये सब कीवर्ड्स हैं जी। कीवर्ड्स क्या क्या हो गए, जैसे कि आपकी सर्कुलर जो इकोनॉमी होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो अगर मैं सर्कुलर इकोनॉमी की बात करूं यहां से, तो सॉरी, हाँ सर्कुलर इकोनॉमी देखो ये होती है आपकी, the circular economy is a model of production and consumption which involves sharing, leasing, reusing, repairing, refurbishing and recycling existing material and products as long as possible। लगातार उसको क्या करना, यूज करना। In this way the life cycle of product is extended। समझ में आ रहा है? सर्कुलर इकोनॉमी का समझ में आया क्या चीज हुई? Yes, sir. ठीक है, ये आपकी, हाँ, तो सर्कुलर इकोनॉमी को एक एग्जांपल क्या लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग कपड़े पहनते हैं, आफ्टर सर्टेन टाइम ये कपड़े हमारे जब पुराने हो जाते हैं तो वी गिव देम टू व्हाट, आइदर पुअर पीपल, और या हमारे यहाँ कोई अगर वर्कर काम कर रहे हैं तो उनको देंगे, वो उसको पहनते हैं। उसके बाद वो भी क्या करते हैं, एक और थर्ड कैटेगरी में बहुत उनसे भी अगर पुअर पीपल हैं तो उनको दे देते हैं।
तो एक हमारे यहाँ क्या है कि सर्कुलर इकोनॉमी का एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा सा है, या एक सबसे अच्छा है सर्कुलर इकोनॉमी कि भाई बहन घर पे हैं या 3 लोग हैं, बड़ा भाई की साइकिल पहले वो चलाएगा, फिर जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसका बीच वाला भाई चलाएगा या बहन चलाएगी, उसके बाद फिर वही साइकिल जो है रिपेयर होकर तीसरा जो सबसे छोटा बच्चा होगा वो चलाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे यहाँ सर्कुलर इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है, एक चीज ही होगी। यही बात बहुत बड़े लेवल पे सर्कुलर इकोनॉमी के लिए बोला गया है, ठीक है। अच्छा, तो यहां से इसको लिख लो कीवर्ड सर्कुलर इकोनॉमी। दूसरा यहां से आप देख रहे होंगे एक और वर्ड आ रहा है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसको लिख लो, जो वर्ड यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा हुआ है सस्टेनेबल डिजाइन प्रैक्टिस। एक होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक आपको क्या करना है यानी कि इंकरेज करना है, जैसे वहां पे वर्ड लिखा हुआ है कि सस्टेनेबल डिजाइन प्रैक्टिसेस, वो आपको बढ़ाना है कि जो रिसोर्सेज आप यूज करो आने वाली जनरेशन के लिए इस तरीके से वो चीजें यूज हो कि आने वाली जनरेशन के लिए वो बची रहे, ठीक है। फिर यहां एक और आप देख रहे होंगे क्या वर्ड बोला गया है, नीड टू स्विच फ्रॉम टेक मेक डिस्पोज, खरीदा इस्तेमाल किया डिस्पोज कर दिया, ठीक है, दोबारा रीयूज नहीं किया। हमें टेंडेंसी किसमें चेंज करनी है, टेक मेक डिस्पोज टू रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल। अब यही मेन्स में आ जाएगा कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय टेक मेक डिस्पोज टू, या स्विच ऑन किसकी तरफ करना है, रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल। समझ में आ रहा है तीनों को, ये कीवर्ड लिख दिया, टेक मेक डिस्पोज टू रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल, यस ठीक है। तो ये अब आने वाला टाइम पे ये जो रिड्यूस है रीयूज है और रिसाइकलिंग है, ये बहुत बढ़ने वाला है और बहुत जरूरी भी भाई है। और लेकिन यहीं पे एक अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मैं कल एक आर्टिकल, क्योंकि हिंदी में दैनिक जागरण हो गया, अमर उजाला हो गया, बहुत से आर्टिकल्स आते हैं, वहां पे एक आर्टिकल बड़ा अच्छा था कि यूरोपियन कंट्रीज में और जो रिचेस्ट कंट्री आपकी अमेरिका, जहाँ की हम बात करें 20 मिलियन जो ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, वहां पर जो सीनियर्स होते हैं अपनी किताबें जो क्लास 9 10 या उससे नीचे के हैं वो जूनियर्स को देते हैं, स्कूल वाले वो किताबें रखवा लेते हैं, और जब नया सेक्शन आता है तो उनको वही किताबें दी जाती हैं। आप सोचिए हमारे भारत में जहां हम कहते हैं कि 27% से ज्यादा पुअरनेस है हमारे यहाँ हर बार नए सेक्शन में नई किताबें बच्चे खरीदते हैं। मैं प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में तो क्या होते हैं, वो एनसीईआरटी की किताबें दी जाती है जिनके प्राइसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन जितने भी आपके पब्लिक स्कूल हैं, ये लोग इतने मतलब क्या बोले, इसमें ब्यूरोक्रेसी भी कोई खुश नहीं कर रही है, पॉलिटिशियन भी कुछ नहीं कर रहे हैं, जितनी किताबें हैं हर बार आपको नई खरीदनी पड़ती हैं, और इतनी एक्सपेंसिव किताबें होती हैं। अगर आपने कभी खरीदी हो बच्चों की किताबें तो आप समझ सकते हैं कि एक मतलब मैं ही किताबें अपने बच्चे के लिए लेके आया था, 5th क्लास में है, उसकी किताबें 8,000 की पड़ी, इतनी तो ग्रेजुएशन की भी नहीं पड़ती 8,000 की किताबें, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि किताबों का जो कॉस्ट है वो हमारे भारत में कितना ज्यादा, मतलब रीयूज तो हम कर ही नहीं रहे। तो उम्मीद है कि इस स्कीम को आने के बाद हम लोग शायद रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल करेंगे। फिर अगर आप देखिए इंडिया प्रायोरिटाइज रिसोर्सेज एफिशिएंसी, जरूरी है, सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ 3 कोर थीम्स फॉर डेलिब्रेशन इन G20 फोरम। तो असल में ये सारा जो रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल है जो G20 फोरम हमारे भारत में हुए हैं, क्योंकि हमने इस बार उसकी चेयरमैनशिप ली थी, तो इसमें यही वर्ड हमारे नाचते रहे। अच्छा, फिर एक और आप वर्ड लिख लीजिए ईपीआर, दिख रहा है ये ईपीआर सबको, फुल फॉर्म क्या हुआ है ईपीआर का, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कुछ बता सकते हो उसके बारे में, क्या चीज है ये, कभी सुना है ये वर्ड या पहली बार सुन रहे हो तीनों, ये वर्ड किसी ने सुना है कभी? नो सर। फिर भी अच्छा, किसी ने सुना, देखो ये आपका वर्ड जो है वो ये है, आ गया हमारा ये वाला, अगर पढ़ने में आ रहा है तो अच्छी बात है। ईपीआर इज अ ग्लोबली, पूरे दुनिया में है, recognized policy used as an effective tool to put onus on the producer for efficient and end of life waste management of plastic, electronics and electrical equipments, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ ईपीआर क्या है, इज बेस्ड ऑन 3 फाउंडेशन प्रिंसिपल, पोल्यूशन प्रिवेंशन अप्रोच, लाइफ साइक्लिंग थिंकिंग एंड पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। यानी कि जो भी ये इंडस्ट्री वाले हैं जो कि प्लास्टिक का सामान बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का सामान बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाते हैं, भाई वो जो भी बनाए उसका डिस्पोज होने की जिम्मेदारी भी वो लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्या आप फॉर एग्जांपल आप एलईडी लेके आए, किसका, मान लीजिए सोनी का लेके आए, तो ये आपके ये सोनी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आफ्टर 5 ईयर्स जब आप उसको बोलेंगे ठीक है भाई मैं यूज कर चुका हूँ, मैं फेडअप हो गया, मुझे अब नया एलईडी चाहिए, तो उनके यहाँ ये प्रोविजन होना चाहिए कि आप वो एलईडी जाके उनको दें
उसका वो अपने तरीके से डिस्पोज करेंगे, उसमें से पार्ट्स निकालेंगे, दोबारा लगाएंगे और फिर नया एलईडी लेके आएंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, लाइफ साइक्लिंग थिंकिंग होना चाहिए, उसी में से कुछ इंपोर्टेंट निकाले, आईसीज निकाली, कैपेसिटर्स निकाले, उसको नए एलईडी में लगा दिया। और जो इसको फॉलो अप ना करे वो क्या करे, पेनल्टी। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ आप बताएंगे कि सबसे ज्यादा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है सबसे ज्यादा ई वेस्ट बनता है हमारे भारत में? सबसे बड़ा ई वेस्ट हमारे भारत में कौन सा है, एनी आइडिया? सर फोन बनेगा या लैपटॉप? फोन बनेगा या लैपटॉप बनेगा, ठीक है। इसी में से कोई एक है, और वो क्या होगा अरुण आंसर? फोन या लैपटॉप्स, यानी कि चाहे डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, या फोन है या फोन सर। फोन है हमारा, ठीक है। सबसे बड़े हमारा ई वेस्ट है। और मुसीबत ये है कि ये ई वेस्ट जो ऐसे हैं वो दोबारा यूज नहीं हो पाते, क्योंकि फोन में ऐसी आपने सुना पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उसमें आईसी लगी होती है, चिप्स लगी होती हैं, वो इतनी माइन्यूट होती है कि आप उसको दोबारा निकाल के दोबारा किसी नए फोन में लगा ही नहीं सकते, पूरी की पूरी पीसीबी चेंज होती है आजकल, ऐसे हुआ है। पहले क्या होता था कि एक आईसी खराब है, उसको निकाला, दूसरी आईसी लगा दी, काम चल जाता था। आजकल इतना माइक्रो लेवल पे काम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैं वर्ड भूल रहा हूँ उसको, जो बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी होती है यूज, क्या होती है उसका मैं भूल रहा हूँ। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पूरा का पूरा जो पीसीबी होता है वो चेंज होता है, ना कि एक छोटी सी आईसी। ठीक है, एक तो ई वेस्ट भी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनता है। ठीक है, तो यहाँ से एक और हमें वर्ड मिल गया ईपीआर, यहाँ से आपके क्वेश्चन मेंस में बन सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर इसमें जो है बाकी ये कहा गया है कि जितना हो सके ये आपका जो बायो वेस्ट है उसको दोबारा क्या करें, जो भी डिस्पोज करने वाली अथॉरिटी इस ढंग से करें कि उसका मिस मतलब उसका स्प्रेडिंग ना हो, उससे लोग बीमार ना हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो इंडिया की तारीफ की गई है कि इंडिया बूस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेमवर्क फॉर ईपीआर। ये बहुत अच्छी बात है कि भाई इंडिया इस चीज को क्या कर रहा है, बूस्ट कर रहा है। ठीक है, और उसके अगर आप देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि हमारा जो बायो वेस्ट है, such as municipal and industrial waste and agriculture has become a global issue, and as much as it's burned causing pollution, बायोडाइवर्सिटी लॉस और ग्लोबल वार्मिंग आपकी होती है। ठीक है, तो उसको भी क्या करना है, आपका कंट्रोल करना है। अब यहाँ से आपको एक और चीज दिख रही होगी जो आपके एग्जाम में आ सकती है, हट नहीं रहा, ये पढ़ने में आ रहा है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, जो मेन मेन चीजें हैं। एक तो आपका सेकेंड जनरेशन 2G इथेनॉल प्रोजेक्ट दिख रहा है, इसको लिख लो, लिख दिया? यस सर। ठीक है, और दूसरा आपको ये दिख रहा है गोबर, GOBAR, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक यस। बायो एग्रो रिसोर्सेस स्कीम, एक ये लिख लीजिए। यहां से आपके प्रीलिम्स में या मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं। लिख दिया अरुण, शिरवी? और हो गया ना, लिख दिया ना, हटा दो। और उसके बाद एक आप लोग को ये दिख रहा होगा, ये नीचे पढ़ने में आ रहा है, क्या लिखा हुआ है? प्रधानमंत्री वन योजना। ठीक है, इसको लिख लीजिए, प्रधानमंत्री वन योजना प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंटीग्रेटेड बायोएथेनॉल प्रोजेक्ट टू सेटअप। और एक और कीवर्ड लिख लो, ये सर्कुलर बायो इकोनॉमी क्या होती है? एक तो सर्कुलर इकोनॉमी मैंने बताया था आपको, ये पढ़ना सर्कुलर बायो इकोनॉमी क्या होती है, इसको भी लिख लो कीवर्ड, ये पूछ सकते हैं आपसे, सर्कुलर बायो इकोनॉमी। हो गया भाई सबका? यस सर। ठीक है, यस। ठीक है, चलो फिर हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर अपना एंशिएंट इंडिया जो है वो शुरू करें।